Okay, okay. So, welcome to the workshop. Today we will discuss data pre-processing techniques. So, पहले डेटा साइंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस पहले भी बताया था कि डेटा साइंस मतलब कि हमको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट। सो कोई भी मॉडल हो, जैसे लीनियर रिग्रेशन तो तुमको थोड़ा बहुत बेसिक्स बता ही दिया होगा, न्यूरल नेट से कोई सा भी डेटा सेट हो, उसको हम मॉडल में डालते हैं। उसके पहले उसको थोड़ा सा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा कि वो मॉडल उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके, राइट। सो उसी कुछ मतलब हम कुछ टेक्निक्स आज डिस्कस करेंगे कि कैसे उस डेटा सेट को हम कन्वर्ट करें ताकि मॉडल कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उस डेटा सेट में से निकाल पाए। तो वन बाय वन हम एक एक करके कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट टेक्निक्स, फर्स्ट जो हम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट डेटा सेट में, वो है ये कि मतलब उसमें नल वैल्यूज रहती है। अब नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है? सपोज एक ये डेटा सेट है, कोई सा भी रैंडम सा डेटा सेट यहाँ पे दे रखा है, इमेज, राइट। सो अब यहाँ पे जैसे कर्सर को फॉलो करना मेरे, कि एज में यहाँ पे पहली 5 वैल्यूज तो है फील्ड, पर लास्ट वैल्यू फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मतलब अगर हम ये वैल्यू को मॉडल में डालेंगे और मॉडल इस फीचर को जब इस एज वाले फीचर को जब देखेगा तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमको एरर आ जाएगी कि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मॉड किसी भी डेटा सेट को पहले, सबसे पहला हमारा कोई काम होता है तो वो चेक करना होता है कि उसमें नल वैल्यूज है या नहीं है। तो वी विल चेक कि उसमें नल वैल्यूज है कि नहीं। तो ये एक सिंपल सा कोड होता है कि उस पर हम नल चेक लगा दें, तो वो हमको हर फीचर में कितने नल वैल्यूज है या मिसिंग वैल्यूज है उसका काउंट दे देगा। तो टाइटेनिक डेटा सेट है, बहुत फेमस डेटा सेट है जिससे हर कोई स्टार्ट करता है अपना मतलब डेटा साइंस करियर। तो उस पर अगर हमने लगाया तो हमको आ रहा है कि एज में 177 वैल्यूज मिसिंग है। इसका मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे मिसिंग है, तो हमको इसको या तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉडल में हम डायरेक्टली डाल देंगे इसी डेटा सेट को तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मॉडल कभी भी मिसिंग वैल्यूज को, कुछ कुछ एल्गोरिदम्स है जो मिसिंग वैल्यूज को देख लेते हैं, लेकिन सारे एल्गोरिदम्स वर्क नहीं कर पाते मिसिंग वैल्यूज पे। सो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि या तो हम इसको हटा दें या फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज के साथ। अब पहली चीज तो ये है कि आइदर हम उस चीज को डिलीट ही कर दें, मतलब कोई रो है, सपोज जैसे ये रो है, सिक्स वाली जो रो है, तो अब यहाँ पे जैसे एज नहीं है तो हमने सिक्स वाली रो को डिलीट ही कर दिया। तो अगर डिलीट कर देते हैं तो सपोज अगर हमने डिलीट कर दिया तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि भाई जो इसमें मिसिंग वैल्यू थी वो हट गई। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारा डेटा सेट बहुत ही छोटा है और उसमें से हमको बहुत मतलब सपोज करो 300-400 रोज का डेटा सेट है और उस पर हमको मॉडल प्रिडिक्ट करवाना है। तो अगर तुम और उसमें अगर सपोज करो एज की 20 या 30 वैल्यूज नहीं है, अगर तुम उसको डिलीट कर दोगे तो हमारा एक चंक तो डिलीट ही हो गया पूरा। मतलब अगर उस चंक में कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी तो वो तो हमने लूज कर दी। तो ये एक अच्छी टेक्निक तो नहीं है, लेकिन अगर डेटा सेट बहुत ही बड़ा है, मतलब लैक्स में है तुम्हारे पास रोज, मतलब बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो वहाँ पे एक काम कर जाता है, क्योंकि छोटा मोटा डिलीशन करने से उतना कोई फर्क नहीं करता पड़ता, मॉडल रोबस्ट ही रहता है। लेकिन इसका एक फायदा यह भी है कि अगर तुमने सपोज करो मतलब तुमने डिलीट कर दी, तो एक फायदा तो ये रहेगा कि तुम्हारा मॉडल जो मोर जनरलाइज रहेगा, क्योंकि तुम क्या करोगे, अगर डिलीट नहीं करोगे तो वहाँ पे कोई वैल्यू डालोगे कि ताकि जीरो डाल दोगे या कुछ भी ऐसे डाल दोगे जो मतलब मॉडल कम से कम कंसिडर कर ले। तो सपोज करो तुमने यहाँ पे 20 डाल दिया, तो 20 तो तुमने खुद से डाला है, कोई दिमाग तो लगाया नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे क्या होना था वो तो हमको भी नहीं पता है। तो अब अगर तुमने 20 डाल दिया तो ये मतलब जब मॉडल इस पर ट्रेन करेगा और सपोज करो कि बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज थी और तुमने उसमें अपने हिसाब से कुछ भी एवरेज वैल्यूज डाल दी, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि हमने अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाया, रॉबस्ट मॉडल नहीं है। तो इसका एक ये भी मतलब प्रो भी है, कॉन भी एक तरीके से, लेकिन वो डिपेंड करता है कि डेटा सेट की साइज कितनी बड़ी है। अब वही है कि सेकंड है कि हम जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू है उसको उस पर्टिकुलर फीचर के मीन मोड या मीडियन से हम रिप्लेस कर दे। तो अगर मतलब ये तो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है डेटा सेट पे कि किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तीनों से हमको करके देखना पड़ेगा एक एक करके, और फिर चेक करना पड़ेगा कि मतलब वो कौन सा बेटर काम कर रहा है। तो अब इसमें वही है कि प्रोस तो यही है कि अगर डेटा सेट स्मॉल हुआ और तुमने डिलीट नहीं करके मीन या मोड या मीडियन से भर दिया, तो मतलब ये है कि तुम्हारी कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी तो वो बच जाएगी।
लेकिन वही है कि फिर जनरलाइजेशन तुमने लूज कर दिया ना, क्योंकि तुम तो यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी मीन मोड मीडियन डाल दे रहे हो, और जो एग्जैक्ट इन्फो थी वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम जो बेस्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि डिलीट ना करें छोटा डेटा, अगर तुम्हारे पास डेटा सेट की जो भी साइज है उसको डिलीट ना करें। एक सेकंड। हाँ, तो अगर तो वही है कि पहले सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम चेक करें कि डेटा सेट की साइज कितनी बड़ी है। उसी हिसाब से मेथड चूज करेंगे कि हमको डिलीट करना है या फिर हमको कुछ रिप्लेस कर देना है उसको। अब रिप्लेस करने के बाद तीसरी है कि हम कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी उसमें डाल दें। सपोज करो कि कुछ पर्टिकुलरली 3 कैटेगरीज हैं। जैसे मान लो ग्रेड की कैटेगरी ए बी सी। अब कुछ वैल्यूज मिसिंग है उस कैटेगरीज में, तो जैसे यहाँ पे मिसिंग है कुछ, तो हमने कुछ भी पर्टिकुलरली यू डाल दिया, मतलब अलग सा कोई फीचर, मतलब उसका वेरिएबल टाइप बना के डाल दिया ताकि हमको ये पता रहे कि यहाँ पे नल वैल्यूज थी। पर इससे कोई फर्क उतना पड़ेगा नहीं। या तो हम ये कर सकते हैं, इससे बेटर होगा कि अगर सपोज करो जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या था कि कुछ अलग ही एक टाइप बना दिया। जैसे सेक्स में होता है मेल और फीमेल, इन्होंने अलग अलग ही एक टाइप बना दिया अदर्स। तो इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं, लेकिन अगर इसकी जगह बेस्ट ये रहेगा कि हम ये वाला मेथड यूज करें कि उसको या तो मीडियन मोड से रिप्लेस कर दें। तो अगर कम है, अगर कम उसके टाइप्स हैं, सपोज करो कि 2 या 3 ही उसमें टाइप्स हैं, जैसे ए बी या सी। ग्रेड, अगर ग्रेड टाइप है, सपोज कोई फीचर है ग्रेड, स्टूडेंट को ग्रेड्स मिल रहे हैं, तो उसमें अगर 3 ही फीचर्स हैं कि 3 ही टाइप्स हैं कि ए बी या सी ग्रेड हो सकता है, तो बेटर ये रहेगा कि मोड से रिप्लेस कर दे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिनके जो ग्रेड आए हैं उसको हम वही दे देते हैं। और या फिर ये है कि मीडियन जो भाई बीच में जितने हैं वो डाल दें हम लोग। अब फोर्थ टाइप ये है कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मिसिंग वैल्यूज, मतलब मिसिंग वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट कर ले कि जो नॉन जिसमें पूरे डेटा सेट में जहाँ पे वैल्यूज मिसिंग नहीं है उस पे पहले डेटा सेट को ट्रेन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो मिसिंग वैल्यूज थी उसको एक एक करके मतलब हमने उसको प्रिडिक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है कि लीनियर रिग्रेशन से हमने जो फीचर्स की मिसिंग वैल्यूज थी उसको प्रिडिक्ट कर लिया, और फिर उसी डेटा सेट को दूसरे मॉडल पे लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक हमारे पास मतलब मीन मोड मीडियन भरने से अच्छा तो यही है ना कि किसी मॉडल से प्रिडिक्ट करवा लें कि क्या, मतलब पूरा डेटा सेट जो मतलब एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हम एक वैल्यू प्रिडिक्ट कर लें और फिर उसके हिसाब से फिर दूसरे मॉडल में उसको डाल दें। तो इसके प्रोज यही है कि इम्प्रूव्ड, ये सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन है किसी भी फॉर्म का कि हम किसी पर्टिकुलर एक मॉडल से प्रिडिक्ट करवा लें और फिर दूसरे मॉडल पे उसको पूरे डेटा सेट को ट्रेन कर दे। अब फिर या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम अगली वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे कि जो मिसिंग वैल्यूज पर भी काम कर जाती हैं। वो एल्गोरिदम्स होती हैं जो डिस्टेंस पे काम करती है। सपोज करो जैसे के एन एन एक ऐसी एल्गोरिदम है जो मतलब एक क्लस्टर बनाती है और आसपास की जो वैल्यूज हैं उस पे उस पे फोकस करती है। मतलब इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी के एन एल्गोरिदम तुमको पता नहीं होगा मोस्टली लोगों को, जिन्होंने नहीं किया ज़्यादा डेटा साइंस, तो ये तभी डिस्कस करेंगे ये वाली चीज़। तो आउटलायर्स मतलब ये मिसिंग वैल्यूज के ये 4-5 तरीके हैं, और मैंने बताया कि सबसे पहले तुमको ये चेक करना होगा कि डेटा सेट की साइज कितनी बड़ी है। उसी के हिसाब से तुम चूज करोगे कि क्या करना है आगे, मतलब मिसिंग वैल्यूज को चूज मतलब फिल करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है कि आउटलायर्स। आउटलायर्स ठीक है। तो अब पहले तो ये बात आती है कि आउटलायर्स होते क्या हैं, और फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि डेटा सेट में क्यों आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो ये इमेज से क्लैरिफाई हो रहा होगा कि आउटलायर्स होते क्या हैं। सब सारी ग्रीन सीट्स है और एक बीच में रेड सीट है। तो आउटलायर्स का मतलब यही होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो मतलब डेटा सेट से बिल्कुल ही अलग है। मतलब तुम डेफिनेशन से भी देख सकते हो कि डेटा पॉइंट्स विच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, राइट। सो मतलब ये तो अगर मॉडल कैसे सीखता है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मॉडल सीखता कैसे है। तो मॉडल लर्न कैसे करता है, मॉडल जनरलाइजेशन पे लर्न करता है कि मतलब वो मतलब एक जनरलाइज फीचर देखता है कि अगर इस फ्लो में जा रहा है तो इस फ्लो में क्या आंसर आ सकता है। तो अगर हमने एक कर्व बना दिया, मतलब एक सपोज करो हमने एक पैराबोला बना दिया और उसमें एकदम से एक किंक दे दिया बीच में, तो मॉडल को तो मतलब एक जनरलाइजेशन नहीं कर पाएगा ना वो, क्योंकि मतलब उसको एकदम से एक अलग एकदम से अलग पॉइंट मिल गया।
तो उसी चीज को हमको हटाना होगा या फिर उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा उस पॉइंट को। तो वही है कि पहले डेटा आउटलायर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब आउटलायर्स किस वजह से आते हैं पहले तो वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो भी डेटा सेट्स आते हैं वो या तो किसी मतलब जो भी कंपनी के डेटा सेट्स होते हैं वो तो या तो यूजर फीडबैक्स के बेसिस पे होते हैं या या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डेटा सेट्स बनते हैं। तो अगर सपोज करो कि अगर कोई यूजर कोई इन्फो प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो कुछ फेक यूजर्स भी होते हैं जो कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, अगर वो कंपनी ने कंसिडर कर लिया और डेटा सेट बना दिया तो सिंपली वो तो यही हो जाएगा कि कुछ पॉइंट्स तो कंप्लीटली आउटलायर्स हो गए, मतलब कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो उससे तो अगर उस पर अगर कंपनी अपना मॉडल ट्रेन कर लेती है तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो गलत ही है। फिर अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो डिवाइस की एरर हो सकती है या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी एरर हो सकती है। अब अगर किसी ने डेटा सेट बनाया है स्क्रैप करके, तो अगर जैसे मेरे को एक डेटा सेट बनाना है किसी कंपटीशन के लिए, तो मैं इंटेंशनली कुछ आउटलायर्स डाल दूंगा उसमें, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। जिस बंदे को पता नहीं है कि आउटलायर्स कैसे निकालते हैं तो वो बंदा उस पर हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे डाल रखे हैं जिसकी वजह से मॉडल हमेशा उस पर मतलब उतना रॉबस्ट नहीं बन पाएगा जिस कंपेयर टू जिसने आउटलायर्स को रिमूव कर दिया है। तो या फिर कुछ नेचुरल आउटलायर्स होते हैं जो आते ही हैं हर बार, हर डेटा सेट में होते ही होते हैं। तो अब डिटेक्ट कैसे करना है, कुछ मेथड्स होती हैं आउटलायर को डिटेक्ट करने की, एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। तो जो दो तीन मेन मेथड्स, दो मेथड्स जो प्योरली में यूज करते हैं हम लोग, वो होता है एक जेड स्कोर और एक IQR, और एक यूज करते हैं विजुअलाइजेशन मेथड। तो विजुअलाइजेशन आगे ऋत्विक करेगा, पर मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट मेथड है जेड स्कोर मेथड। अब जेड स्कोर क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से देखो कि जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो भी पॉइंट है उसको मीन से माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो एक जेड स्कोर निकल के आएगा। तो ये जैसे एक क्या गॉसियन कर्व है। सो हमको ये देखना है कि पहला जो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब मीन से जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उसके बीच में हमारा अप्रोक्सीमेटली 68% कुछ डेटा होता है। सेकंड के बाद कुछ 98% होता है और थर्ड के आसपास कुछ 99% होता है। तो हमारा मोस्टली डेटा जो है वो -3 से +3 के बीच में, माइनस अगर सिग्मा से डिवाइड ना करें, मतलब जेड को अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में हमारा मोस्टली 99.9% डेटा कवर हो जाता है। इस तो अगर हमारे पास 99.9% के बाहर जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो एक तरीके से तो आउटलायर ही है, क्योंकि मतलब अगर उसको होना होता है तो वो इनके बीच में आ जाती वो वैल्यूज, तो हम उसको एज अ आउटलायर कंसिडर करके चलते हैं। तो तुम क्या करोगे सबसे पहले कि जेड स्कोर का एक सिंपली कोड होता है, वो मतलब तुम कहीं भी देख लेना, इंटरनेट पर मिल जाएगा आराम से। उसमें जेड स्कोर मतलब क्या जेड स्कोर लास्ट में बता भी दूंगा कि उसका कोड कैसा होता है। तो जेड स्कोर कैलकुलेट करके बस सिंपली तुमको ये लगाना है कि अगर उसका स्कोर एब्सोल्यूट स्कोर 3 से ज़्यादा है तो वो हम उस पॉइंट को आउटलायर कंसीडर करेंगे, और उसको हम उस पॉइंट को या तो हमको रिमूव करना पड़ेगा या फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे कि उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम अगर वो आउटलायर है तो ये समझ में आ गया होगा आई गेस। उसके बाद सेकंड मेथड है इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड। इसके लिए एक और आर्टिकल है मेरे पास, एक तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। ये सिंपली ऐसा ही है, उसका भी कुछ मेथड सिंपली ऐसा ही मेथड है उसका। देखो मैं तुमको जैसे बता रहा था कि मतलब ये म्यू तुम्हारा मीन है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में तुम्हारे कितना परसेंट वैल्यू है, 68% डेटा सेट है ना। उसके बाद अगर तुम जाओगे -2 सिग्मा से +2 सिग्मा, तो तुम्हारा कितना परसेंट डेटा है, 95% डेटा है। और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा जाओगे तो कितना है, 99.72% है। मतलब इसके बाहर तो तुम समझ लो कि वो या तो एरर है कुछ या फिर इंटेंशनली डाला गया है, तो हम उसको एज आउटलायर कंसिडर करके चलेंगे। तो अब यहाँ पे है कि हम पहले क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। तो मीन से कितना परसेंट हमको लेना है, बस वही मीन या मीडियन से कितना परसेंट हमको लेना है, बस हमको वही कंसिडर करना है। तो पहले इसको बॉक्स प्लॉट से समझते हैं। जैसे ये देखो, ये है ये एक डेटा सेट का बॉक्स प्लॉट है। विजुअलाइजेशन में बताएंगे बॉक्स प्लॉट क्या होता है। तो ये मीडियन है, उससे मतलब मीडियन होती 50% पे, हम मीडियन को बोलते हैं मतलब वो जो मिडिल वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो 50% पे मीडियन है।
Q1 क्या है, उससे 25% पीछे, Q3 है उससे 25% आगे, मतलब क्या हो गया, Q1 इज 25%, मीडियन इज 50% ऑफ द डेटा सेट, Q3 is 75%, राइट, फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेट। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 से Q1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको एक रेंज बनानी है, कि जैसे हमने इसमें देखा था कि हम बोल रहे थे कि -3 से +3 के बाहर जो भी वैल्यूज हैं वो आउटलायर्स है, राइट। तो अब हमको यहाँ पे भी एक रेंज बनानी पड़ेगी कि इसके बाहर अगर कोई वैल्यू है तो हम उसको आउटलायर कंसिडर करेंगे। तो वही है कि Q1 जैसे हमारा था, Q1 था हमारा जैसे 25%, तो हमको एक इसके पीछे आना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू जो हम लोअर बाउंड सेट कर देंगे कि इसके मिनिमम के पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम आउटलायर कंसिडर करेंगे। वैसे एक अपर बाउंड बनाना पड़ेगा Q3 के बाद कि उसके अलावा जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज हैं, मैक्सिमम के आगे जितनी भी वैल्यूज है उसको हम आउटलायर कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि Q1 माइनस 1.5 IQR और Q3 प्लस 1.5 IQR, ये कैसे ले रहे हैं हम लोग, मतलब इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है कि हम मतलब 1.5 का फैक्टर ले रहे हैं और ये फॉर्मूला बन के निकला है, मतलब कि लोअर बाउंड ये होगा और अपर बाउंड ये होगा। तो मैंने बता ही दिया है जैसे कि 25% डेटा जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल में आता है, वैसे 75% डेटा थर्ड क्वार्टाइल में आता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है लगभग 50% डेटा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। अब हमने यहाँ पे लोअर और अपर बाउंड सेट कर दी, मतलब कि लोअर बाउंड के नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मतलब होगी तुम्हारी, वो भी आउटलायर्स होगी, और अपर बाउंड बाउंड के बाहर जो भी वैल्यूज होगी वो भी तुम्हारी आउटलायर्स होगी। तो 1.5 का फैक्टर कैसे आता है, बस ये डिस्कस करना है हमको यहाँ पे। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि मतलब -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में तुम्हारी 99% अप्रोक्स डेटा सेट होता है। अब अब जैसे यहाँ पे इसका मैथमेटिक्स यहाँ पे दे रखा है, अगर तुमको देखना हो तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल, मतलब ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली जैसे यहाँ पे दे रखा है कि -0.675 सिग्मा और +0.675 सिग्मा, मतलब यहाँ का ही होगी वैल्यू, मतलब ये रेड वाला जो पिंक वाला जो है मतलब स्पॉट, इसके इसके अंदर ही होगी वो वैल्यू, ठीक है। तो अब हमको बस इसका ये देखना है कि लोअर बाउंड सिग्मा के टर्म्स में कितना जाता है। हमको जेड स्कोर से तो हमको पता ही है कि 3 सिग्मा के बाहर जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी आउटलायर्स है, राइट। तो बस अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या वो फैक्टर लें यहाँ पे IQR से मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि वो अप्रोक्सीमेटली 3 सिग्मा के आसपास हो और सिमेट्रिकल भी हो मीन से। तो हमको कुछ वैसा फैक्टर लेना है। तो अगर हमने सपोज करो, जैसे हमको पता ही है कि यहाँ पे देख लिया हमने कि -0.675 सिग्मा इज Q1 एंड Q3 इज +0.675 सिग्मा, राइट। तो यहाँ पे बस हम उसी को मैथमेटिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर वैल्यू को यहाँ पे फैक्टर को 1 रखते हैं तो आ रहा है -0.2025 सिग्मा। तो हमको तो 3 तक जाना है, तो मतलब 1 फैक्टर कम है। तो अगर हम 2 ट्राई करेंगे तो 3 से भी बहुत बाहर चला जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 100 ही हो गया फिर तो हमने आउटलायर्स को भी कंसिडर कर लिया। अब अगर 1.5 ले रहे हैं तो 2.7 सिग्मा आ रहा है। तो 1.5 है तो 1.7 भी ले सकते हो तुम लोग, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कितना कंसिडर करना है, लेकिन सिमेट्रिक रखना है अगर मीन के अराउंड। तो सिमेट्रिक रखने के लिए 1.5 इज द गुड फैक्टर, बट यू कैन यूज 1.7 ऑल्सो इफ यू वांट। तो डिपेंड करता है वो डेटा सेट के साइज पे प्योरली, बट इसका मैथमेटिक्स मैंने तुमको बता दिया कि यहाँ पे 1.5 क्यों लेते हैं। ये तुमको अगर 1.6 लेना तो वो भी ले सकते हो तुम लोग। अब वही है कि थोड़ा बहुत प्लॉटिंग का देख लेते हैं कि प्लॉट से कैसे पता करें कि भाई ये मतलब आउटलायर कैसे होंगे। तो प्लॉट वैसे बॉक्स प्लॉट अभी मैंने तुमको यहाँ पे समझाया था। ये जो ब्लू पैच है ये पूरा तुम्हारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है, black line is the median, and the left part of the blue patch is Q1 and right part of the blue patch is Q3। और ये लाइन जो है ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। तो ये देख लो जैसे मैक्सिमम के बाहर जितनी भी वैल्यूज पॉइंट जा रहे हैं इसको तुम आउटलायर ही कंसीडर कर सकते हो। तो तुमको जैसे पता है कि जैसे एक एज मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर तुम इसको मैक्सिमम को प्रिंट भी करा सकते हो, तो तुम अगर देखोगे तो ये जैसे अप्रोक्सीमेटली 63 या 64 दिख रहा है कुछ, तो तुमको पता चल गया कि भाई 64 के बाद जो भी एज वाले हैं वो सारे आउटलायर्स हैं, मतलब गलत डेटा है ये। हिस्टोग्राम से देख सकते हो, वैसे इससे कुछ इतना असेस नहीं कर पाते, लेकिन बॉक्स प्लॉट सबसे बढ़िया है अगर तुमको आउटलायर कंसिडर करना है तो। अब जैसे ये तो यूनिवेरिएट डेटा था, मतलब एक ही सिंगल डेटा को हम कंसिडर कर रहे थे, मतलब एज ही एक लिमिटेड मतलब एज को ही प्लॉट कर रहे थे। अब जैसे हमने दो फीचर्स को एक साथ प्लॉट कर दिया, तो अब देख रहे हो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स, और ये दो अलग ही है, मतलब
फेयर वर्सेस एज देख रहे हो तो ये तो दो अलग ही पड़े हुए हैं, तो मतलब हम इनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक लाइन को हम अपर लिमिट मान के जैसे 400 प्लस जो है जितने भी वैल्यूज हैं उनको हम हटा देंगे कि इनका हमें कुछ काम ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट करने की कोशिश की गई है। लीनियर रिग्रेशन तुमको पता ही होगा, आई गेस बता दिया होगा पहले बेसिक्स वर्कशॉप में। तो यहाँ पे जैसे एक लीनियर रिग्रेशन मतलब यही होता है, एक लाइन फिट करते हैं हम किसी भी मतलब डेटा पॉइंट्स में, मतलब वो लाइन से हम कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस कितनी उस डेटा पॉइंट की, और एक बेस्ट लाइन फिट करने की कोशिश करते हैं उस डेटा पॉइंट्स पे। तो अब तुम जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे जब हम पॉइंट्स फिक्स कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट्स अलग ही हैं, मतलब इनका कुछ लेना देना ही नहीं है इस पूरे कर्व से। मतलब ये समझ रहे हो, एक पूरा एक कंटिन्यूस कर्व है और ये 3 पॉइंट्स अलग ही है। मतलब अगर अब तुम इस पर रिग्रेशन लगाने जाओगे तो रिग्रेशन लाइन ढंग से मतलब बेस्ट फिट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इस 3 लाइन को भी कंसिडर करने की कोशिश करेगी और ये 3 पॉइंट्स इतना ज्यादा एरर कैलकुलेट करवा देंगे कि मतलब तुम्हारी जो एक्चुअल लाइन फिट होनी चाहिए तो उससे कुछ अलग ही वैल्यू आएगी। तो तुम समझ रहे हो ना, मतलब अगर तुम मॉडल को अप्लाई करोगे आउटलायर्स तो कितना गंदा इफेक्ट कर सकता है वो तुम्हारी एक्यूरेसी को, ये आउटलायर। मतलब ये तुमको बेस्ट एग्जांपल है तुमको, जो मतलब अगर तुम कोई मॉडल फिट करते हो आउटलायर्स पे तो इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आई गई होगी कि आउटलायर को रिमूव करना कितना इंपॉर्टेंट है अभी। मतलब अब मतलब हो सकता है, अब जैसे पॉइंट और ग्लोबल आउटलायर्स, जैसे ये 3 पॉइंट आउटलायर्स है। अब ये भी हो सकता है कि भाई कंटिन्यूसली एक पैच आ रहा हो, ऐसा कंटिन्यूस, जैसे ये कंटिन्यूस कर्व है, ये ऐसे जा रहा है और एकदम से नीचे चला गया और ऊपर आ गया, तो भाई हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक है उसमें एकदम से नीचे जाके ऊपर आ गया। तो वो क्या हो सकता है, कंटिन्यूस आउटलायर हो सकता है। तुम्हारा मॉडल तो उस पर फिट हो जाएगा और वो तुमको मतलब हो सकता है कि तुमको जेड स्कोर में भी ना दिखे, क्योंकि वो कर्व के साथ कंटिन्यूस है। तो हो सकता है कि मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा हो कि वो जेड स्कोर मेथड या आई क्यू आर कोई सी भी मेथड लगा लो उस पर, तो वो तुमको दिखे ही ना। लेकिन अगर तुम प्लॉट करोगे उसको, उस कर्व को प्लॉट करोगे तो तुमको क्लियरली दिख जाएगा कि भाई आउटलायर है, इसकी जो भी वैल्यूज है उसको तुम मतलब प्रिंट करा के तुम उसको हार्ड कोड करके रिमूव कर सकते हो। तो मतलब यही एडवांटेज है विजुअलाइजेशन का कि तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डेटा सेट कैसा है। तो मेरा तो कहना यही होगा कि सबसे पहले तो तुम्हारा काम यही होगा कि तुमने मिसिंग डेटा सेट इंपोर्ट किया, मिसिंग वैल्यूज चेक की, डेटा सेट के साइज चेक की, उसके बाद प्लॉट कर लो कि भाई कैसा है डेटा सेट। हर फीचर के साथ प्लॉट करके देख लो, तो तुमको भी क्लियर हो जाएगा कि हर फीचर कैसे किसके साथ कैसे मतलब वेरी कर रहा है। तो तुमको जब तुम नए फीचर बनाने की भी कोशिश करोगे, आगे बताएंगे फीचर कैसे बनाते हैं नए फीचर्स, तो तुमको आसानी होगी कि भाई ये दो फीचर्स है जो हमको कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो तुमको आसानी होगी नए फीचर्स बनाने के लिए। तो अब ये है कि आउटलायर्स को क्या करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, या फिर जैसे हमने उसमें देखा नल वैल्यूज में कि नल वैल्यूज को हटा देना चाहिए, या फिर मीन मोड मीडियन से भर देना चाहिए, या फिर प्रिडिक्ट करना चाहिए, वैसे ही। तो वही है कि अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। तो डिलीटिंग एक है हमारे पास, सबसे सबसे इजी वे है कि डिलीट कर दो भाई। लेकिन वही है कि अगर डिलीट कर दिया और स्मॉल डेटा सेट हो गया तब तो दिक्कत कर देगा, क्योंकि तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले निकाल दोगे। तो सबसे इजी तरीका तो यही है कि डिलीट कर दो। अब जैसे अगर डेटा सेट बहुत बड़ा और 3 4 ही है मतलब आउटलायर्स, तो तुम डिलीट कर दो, सबसे बेस्ट वे वही है। जैसे देख लो यहाँ पे डिलीट कर दिया तो सारे आउटलायर्स चले गए और सारा मतलब कंटिन्यूस हो गया पूरा। तुम्हारा बॉक्स प्लॉट से क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम के बाद जितनी भी वैल्यूज थे वो हमने डिलीट कर दी, और मतलब उसके बाद मतलब आउटलायर्स रिमूव हो गए। यहाँ पे इन्होंने जैसे तुम देख रहे हो कि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का वो है कोड है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इन्होंने कैसे कैलकुलेट की है। तो 75% निकाला है, 25% से माइनस करके आए, मतलब सिंपली मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है। अगर तुमने वो पढ़ा होगा, नमपाई पढ़ा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा ये कैसे कर रहे हैं मतलब। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या कर सकते। अब या फिर तुम वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर दो। मतलब जैसे आउटलायर्स हैं, जब हम वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग आगे बताएंगे स्केलिंग क्या होता है। तो स्केलिंग में क्या करते हैं कि वैल्यूज को हम क्या करते हैं, -1 से +1 के बीच में ले आते हैं सिंपली। तो क्या हुआ कि आउटलायर जो भी बाहर होंगे वो उसको हम एक पर्टिकुलरली एरिया में बाउंड कर देंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी आउटलायर्स होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली यही होता है कि स्क्यूनेस को कम करने के लिए यूज होता है ये सब। अब स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस ये होता है कि स्क्यूनेस का तुमको एक वो बता देता हूँ डायग्राम।
जय स्क्यूनेस। तो अगर कोई भी नॉर्मल कर्व होता है, एक ब्लैक इमेज है यहीं पे बता देता हूँ। अब देखो, जैसे अगर कोई नॉर्मल कर्व होगा तो वो कैसा होगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अगर पर्टिकुलरली तुम मान के चलो कि मीन के एक मीन ही शिफ्ट कर दिया तुमने, पूरा एक ही तरफ पूरा कर्व शिफ्ट कर दिया, तो उसको पॉजिटिव स्क्यू बोलते हैं, और राइट हैंड साइड कर दिया तो नेगेटिव स्क्यू। मतलब इसको बेसिकली ऐसे समझ लो कि एक पर्टिकुलरली वैल्यू डोमिनेट कर रही है पूरी डेटा सेट में। उसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा ग्राफ तो है जो है वो आइदर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जा रहा है या राइट साइड शिफ्ट हो जा रहा है। तो तुमको ये भी चेक करना होगा कि डेटा कितना स्क्यूड है, मतलब कोई पर्टिकुलरली वैल्यू डोमिनेट तो नहीं कर रही है। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि हम हमेशा क्या करते हैं ना, जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो जब डेटा सेट को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ट्रेन और टेस्ट, तो ऐसा होगा कि जो वैल्यू डोमिनेट कर रही होगी उस पर तुमने मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब जब टेस्ट करने जाओगे तो ऐसा होगा कि जो वैल्यू अनडोमिनेटिंग थी वो वैल्यू उन्होंने फंसा रखी टेस्टिंग में। तो अगर तुमने स्क्यूनेस नहीं चेक करी होगी तो हमेशा वो क्या करेगा कि जो डोमिनेटिंग वैल्यूज थी उसी पे ट्रेन हुआ है वो, तो जो अनडोमिनेटिंग वैल्यूज होगी उसको वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि वो स्क्यूनेस को थोड़ा रिड्यूस कर देता है। इसके लिए तो बॉक्स बॉक्स प्लॉट तो मैंने ढंग से समझा ही दिया है कि क्या होते हैं, आउटलायर्स को कैसे रिमूव करते हैं। बॉक्स प्लॉट से सिंपली रेंज पता चल जाती है कि भाई ये जेड, बॉक्स प्लॉट इज नथिंग बट अ इंटर क्वार्टाइल रेंज। मतलब ये सिंपली बस इंटर क्वार्टाइल रेंज का विजुअलाइजेशन है सिंपली। मतलब अगर कोड से समझ में नहीं आ रहा तो तुम प्लॉट करके देख लो। इम्प्यूटेशन, हाँ मतलब इम्प्यूटेशन मतलब वही है कि तुम कोई मॉडल लगा लो, प्रिडिक्ट करवा लो, और फिर उसको थोड़ा शिफ्ट करा लो अंदर। मतलब सपोज करो जैसे हमने आउटलायर्स में किया था कि भाई आउटलायर्स हमारे पास नहीं है, नहीं आउटलायर्स में नहीं, नल वैल्यूज में, कि नल वैल्यूज को हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो हमने एक मॉडल को ट्रेन कर दिया जिसमें नल वैल्यूज नहीं थी और फिर प्रिडिक्ट करवा लिया। मीडियन इम्प्यूटेशन, अच्छा। या फिर तुम ऐसा कर दो कि वही तरीका कि मीन से भर दो, मीन से फिल कर दो, जो भी आउटलायर्स है उसको मीन से फिल करने के बाद ये देख लो जैसे थोड़ा कंप्रेस हो गया वैल्यू। मीडियन से फिल करने के बाद, मीडियन से फिल कर दोगे तो तुम्हें पता ही ये लाइन मीडियन है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो बाहर है मैक्सिमम के, सीधे पूरे आके मीडियन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर अगर जीरो वैल्यू डालते हो तो जीरो पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे जीरो हमारे यहाँ पे मिनिमम था तो वहाँ पे। या फिर सेपरेटली ट्रीट करना है कि भाई हम आउटपुट कर देते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने डेटा विजुअलाइज किया है ढंग से, तो और अगर तुमको डेटा सेट का पूरा समझ में आ रहा है, जैसे बीएमआई वाला कोई मतलब हाइट वेट का कोई डेटा सेट दे रखा है और तुमसे पूछ रखा है कि ये पर्सन क्या है, ओबेस है या फिर मतलब अंडर वेट है, ओवर वेट है, तो तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा बीएमआई तुम कैलकुलेट करोगे तो कि यह पर्सन कैसा होगा। और सपोज करो कि अगर एक पर्सन का वेट दे रखा है तो तुमको, और वो सपोज करो तुमको पता है कि ये डेटा सेट इंडिया का है, तो तुमको पता है कि एशियंस की एक एवरेज हाइट कितनी होती है, तो हम अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हो कि मैंने हार्ड कोड कर दिया, अब उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू होगी वो होगी। लेकिन ये सिर्फ छोटे डेटा सेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, बड़े डेटा सेट्स में हैंडल करना ये ईजी नहीं है। तो बड़े डेटा सेट्स के लिए तो हम जो मेथड्स ऊपर बताई थी वही यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ हो गई मेनली जो हम सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आता है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होती है? तो कोलिनियरिटी मतलब सिंपल मतलब उसे समझ में आ रहा होगा नाम से कि कोलिनियर मतलब क्या होता है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो सिंपली कोलिनियर है, मतलब अगर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। मल्टी कोलिनियर मतलब सपोज करो दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू 2y, तो अगर तुम y को इंक्रीज करोगे, y इक्वल टू 2x है सॉरी, तो अगर तुम x को इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मतलब अगर दो फीचर है, सपोज करो एज और एज नहीं, हाइट और वेट, सपोज करो दो फीचर है, तो तुमको सिंपली रिलेशन पता है कि जब हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की हाइट बढ़ती है उसका वेट ज़्यादा होते जाता है। तो तुमको ये पता है कि ये दोनों फीचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, भले ही वो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, मतलब हाइट और वेट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब हम ह्यूमंस के कंसिडरेशन में बात करते हैं तो उन दोनों का एक दूसरे पे सिंपली कुछ रिलेशनशिप है लीनियर लाइन का। तो वैसे ये कि अगर कोई दो फीचर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब कोई दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन क्या होता है, एक सिंपल लाइन होती है रिग्रेशन, और अगर रिग्रेशन में हम हर एक फीचर के साथ आगे एक कोई फैक्टर लगाते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन यही है। तो अब लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, फिट करने की कोशिश करता है उस पूरे डेटा सेट पे।
तो अगर हम चेक करना चाहेंगे कि हमें प्रिडिक्ट करना है वैल्यू, सपोज करो रिग्रेशन में, तो अब अगर हमको चेक करना है कि सपोज दो फीचर्स है x1 और x2, W0 इज द बायस, राइट। तो x1 जब इंक्रीज करते हैं तो हमको ये देखना है कि y कैसे वेरी करता है, x1 के साथ y कैसे वेरी करता है, ताकि हमको पता चलेगा ना कि x1 का रिलेशन क्या है y के साथ, मतलब आंसर कितना वेरी हो रहा है x1 के साथ। तो अब अगर तुम x2 को कांस्टेंट कोई वैल्यू हार्ड कोड कर देते, x2 को कुछ कांस्टेंट रख देते हो और x1 को वेरी करते हो, तो x1 और x2 सपोज करो कोलिनियर है अभी मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि x1 और x2 कोलिनियर है। तो अब अगर तुमने x1 को वेरी किया तो x2 भी वेरी होगा। तो मतलब तुम x1 का रिलेशन कभी भी इंडिपेंडेंटली y के साथ देख ही नहीं पाओगे। तो रिग्रेशन मॉडल अगर तुम चेक करने जाओगे तो उसको तो बहुत मतलब डिफिकल्टी होगी चेक करने के लिए कि x1 के साथ y कैसे वेरी हो रहा है। तो रिग्रेशन मॉडल तुम ढंग से फिट ही नहीं कर पाओगे मल्टी कोलिनियर डेटा पे। तो वही है कि कोलिनियर डेटा है अगर, तो तुमको या तो फीचर्स को रिमूव ही करना पड़ेगा, वही एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब कोलिनियरिटी को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो एक ये होता है वीआईएफ मेथड, जो मैं यूज नहीं करता, मैं तो वही वो कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज करता हूँ। कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बता देता हूँ। अब देखो जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स है, तो ये तो बढ़िया एग्जांपल नहीं है यार, ये लेते हैं। अब देखो ये मतलब ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स मतलब ये स्कोर बता रहा है, ये एक समझ लो कि तुमको बता रहा है इसका स्लोप कितना है। मतलब अगर तुम जैसे ये सर्वाइव्ड एक डेटा सेट का फीचर है, मतलब और एक टी क्लास सेक्स एक फीचर, सर्वाइव्ड वर्सेस सेक्स। तो अगर तुम इस सर्वाइव्ड फीचर और सेक्स फीचर के जो वैल्यूज हैं उन दोनों को प्लॉट करोगे, एक मतलब एक लाइन फिट करने की कोशिश करोगे, तो उसका स्लोप ये आएगा 0.54। मतलब तुम ये मतलब हाफ, मतलब अगर मतलब ये तुम समझ लो कि सेक्स डबल होता है तो सर्वाइव्ड हाफ होता है, ऐसा कुछ रिलेशन होगा। तो जितना ज्यादा डेटा, अब कोई भी डेटा अपने से तो पूरा कोलिनियर ही होगा, मतलब एक्स और वाई अगर दोनों सेम है तो वाई इक्वल टू एक्स है, तो उसका हमेशा वन ही, उसका स्लोप हमेशा वन ही होगा। तो जितनी भी डायगोनल वैल्यूज होती हैं वो तो हमेशा वन ही होगी, क्योंकि हर डायगोनल पे तुम देख लो, डायगोनल हमेशा डायगोनल वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो खुद ही के साथ कोरिलेट कर रही हैं बस। तो वो तो हमेशा वन ही होगी। अब जितना या अब ब्लॉक्स प्लॉट से जैसे यहाँ पे तुमको बताया रखा है, जितना ब्लू होगा, डार्क ब्लू होगा, उतनी वैल्यू मतलब उतना नेगेटिव में कोरिलेट कर रहा है, मतलब नेगेटिव में कोरिलेट कर रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है इसका। मतलब अगर कोई फीचर इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब इसमें तो सेक्स में क्या इंक्रीज करेंगे, जैसे फेयर इंक्रीज कर रहा है, तो एक कोई फीचर है जैसे सर्वाइव, तो उन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब इस फेयर के साथ सर्वाइवनेस इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर जैसे ये नेगेटिव है तो फेयर के साथ पी क्लास डिक्रीज करेगा। मतलब स्लोप नेगेटिव है तो समझ जाओ नेगेटिव स्लोप है, तो एक फीचर को इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज होगा, बस यही है। लेकिन डिक्रीज भी होगा तो स्लोप अगर वो कोलिनियर है, मतलब जैसे -1 वैल्यू है, मतलब दे आर कंप्लीटली कोलिनियर, एक को इंक्रीज करने पे दूसरा प्योरली डिक्रीज होगा। तो वही है कि हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज ज्यादा है। तो यहाँ से एक तुम वो निकाल सकते हो रफ वैल्यू कि भाई मतलब तुम सेट कर सकते हो और चेक, मतलब तुमको यहाँ पे चेक ही करना पड़ेगा हर बार मॉडल में। मतलब तुमने लगा दिया कि 0.8 या माइनस पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 0.8 से ज्यादा है तो हमको वो फीचर को ड्रॉप करना है सिंपली। तो हम हर फीचर का चेक करेंगे कि दूसरे फीचर के साथ उसका कोरिलेशन वैल्यू कितना है। जैसे हम यहाँ पे एक फीचर पकड़ लेते हैं सर्वाइव और उसका सारा वैल्यू चेक करते हैं, तो इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं हो रहा हमको। लेकिन जैसे यहाँ पे देख लो, इसमें तो कोई वैल्यू ज्यादा है नहीं, लेकिन सपोज करो कि कोई एक वैल्यू होती 0.8, सपोज करो एज वर्सेस सेक्स होती 0.8 यहाँ पे, तो हमको इन दोनों में से कोई एक फीचर ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही चीज को मॉडल मतलब लर्न कैसे करता है कि चीजें वैरी कैसे हो रही है। अब सेक्स और एज दोनों एक ही चीज पे वैरी हो रहे हैं, तो मतलब ही नहीं बनता ना दोनों को एक साथ रखने पे, क्योंकि मॉडल अगर इस तरीके से लर्न कर रहे हैं कि हम एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को चेक करना चाह रहे हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन में मैं अभी बता रहा था, तो वो कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये कि इसको ड्रॉप ही कर दो इन दोनों में से एक को, क्योंकि वो बताना तो एक ही चीज चाह रहे हैं। इन मतलब दोनों का मतलब तुम ऐसे चेक करोगे ना कि इसको इंक्रीज करने पे आंसर पे कितना फर्क पड़ रहा है, इसको डिक्रीज करने पे आंसर को कितना फर्क पड़ रहा है। तो अगर सपोज करो कि तुम एज को बढ़ाओगे तो उसके साथ कोई फीचर है, जैसे एज के साथ कोई फीचर है जैसे फेयर, तो अगर एज के साथ फेयर इंक्रीज ही हो रहा होगा
तो दोनों का जो आंसर पे इफेक्ट है वो तो सेम ही हो रहा होगा, क्योंकि हम तो यही चेक कर रहे हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज करने पे आंसर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो सेम वे कि अगर दो फीचर ज्यादा कोलिनियर है तो तुमको चेक मतलब रिमूव करना है एक को। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी ले, मतलब 0.8 ले या 0.85, ऐसा कोई पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है कि इसको इतने को ही हम इससे इससे कम को ही रिमूव करना है। ये तो तुमको चेक ही करना पड़ेगा कि कितना परसेंट डेटा लूज हो रहा है, उस हिसाब से तुमको चेक करना पड़ेगा। Excuse me, भैया. हाँ, Can you explain this correlation matrix once again? correlation matrix, okay. So correlation matrix is nothing but like you are plotting all the features on x and y axis, and you are checking how the data is varying. Suppose means you are trying to plot a line between two features. I can't draw, but suppose y equal to survive. Suppose you took the y equal to survived and p class equal to x. So you want to and you have all the values like you have when you have the data set, you have all the values filled in the survived feature and p class feature. So you will plot all the points on that graph and try to fit one line, and the slope of that line is the value, not the slope, but how the how that one feature is varying with the another feature is that particularly curve tries to define what the value will be. Means how, if how means how, by how much factor that value is either increasing or either decreasing, that value is the collinear value. मतलब what is the I can say what in simple language, if we try to fit the linear line, so we can say the slope. So Okay, so it's something like proportionality constant. yeah. Okay, That's why I okay. said the slope in the consideration of linear line, right? तो फिर वैसे ही तो वही मतलब तुम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखना है तुमको कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ वो आइदर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो अब वहां पे तुमको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तो लेनी पड़ेगी कि इससे ज्यादा है तो हमको ये फीचर नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे मतलब जो फाइनल मॉडल है उसको अफेक्ट करेगा। जैसे सबसे सिंपल केस होता है लीनियर रिग्रेशन का कि भाई लाइन ही सेट करनी है, बस हमको एक लाइन बेस्ट लाइन फिट करनी है वहां पे। तो बेस्ट लाइन फिट करेंगे तो वही मैंने तुमको यहाँ पे बता ही दिया था कि जब लाइन फिट करने जाएंगे तो हम आंसर के साथ वेरिएबिलिटी नहीं देख सकते कि दो फीचर है वो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक को चेंज करने जाओगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। तो तुम सिंगल फीचर की तो कभी आंसर मतलब जो फाइनल वैल्यू है उस पर कभी प्रिडिक्शन चेक ही नहीं कर सकते। तो सिंपली एक रिमूव कर दो उसको। अभी एक वीआईएफ मेथड है, ये सिंपली बस ये भी स्कोर ही बताता है, इसमें कुछ मतलब सिंपली एक कोड लिख दोगे तो बस स्कोर बता देगा। और तुमको बस वो स्कोर से ही मतलब है कि वो जैसे ये वीआईएफ स्कोर बता रहा है तो जितना ज्यादा स्कोर होगा ये कुछ पर्टिकुलरली उससे मतलब इसको ये इसका वो है मतलब उससे चेक करते हैं ये लोग कि स्कोर कितना होगा, वीआईएफ का फॉर्मूला है वीआईएफ का कि उसका स्कोर कितना होगा। तो बेस्ट है कि तुम कोरिलेशन वैल्यू निकालो, कोरिलेशन मैट्रिक्स वही बेस्ट बेस्ट चीज होती है। और तुम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अपने हिसाब से सेट करके पहले आंसर चेक करो कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और उसको चेंज करके देखो कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और कितना वैल्यू डेटा तुम लूज कर रहे हो उसके हिसाब से तुमको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट। अब है नेक्स्ट इनकोडिंग टेक्निक। तो यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कभी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनकोडिंग टेक्निक्स। तो इनकोडिंग टेक अब तुमको ये तो पता है कि मॉडल्स जो है डायरेक्टली उस पर तो काम करते नहीं है डायरेक्टली। मतलब अगर सपोज करो जैसे ग्रेड्स हैं ए प्लस बी बी प्लस, तो इस पे मॉडल काम नहीं करेगा, इसको तुमको कोई वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हैश मैप मतलब इसको उसका कोई अल्टरनेटिव मैप इंटीजर डालना पड़ेगा। तो अब जैसे दो टाइप के डेटा सेट होते हैं मतलब जैसे मतलब दो टाइप की वैल्यूज होती है, एक तो ऑर्डिनल डेटा होता है एक नॉमिनल डेटा होता है। तो ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, जिनका कोई ऑर्डर होता है, जैसे ग्रेड है ए प्लस, हम जैसे ए प्लस को हम दे रहे हैं 100 मार्क्स, ए को दे रहे हैं 90 मार्क्स। तो यहाँ पे एक ऑर्डर है कि मतलब बी माइनस इज नॉट नॉट गुड एंड ए प्लस इज एक्सीलेंट, राइट। सो यहाँ पे अगर हम जनरल कुछ भी मतलब कर देंगे कि ए प्लस को हमने दे दिया 6 और बी माइनस को दे दिया 10, तो मॉडल तो यही समझेगा ना कि मतलब बी माइनस इज बेटर देन ए प्लस, क्योंकि वो तो नंबर्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि चीजें कैसी, मतलब तुमको यही है कि पहले डेटा सेट को ढंग से
देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज को चेंज करने से इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब पहले तुमको एज ए ह्यूमन देखना पड़ेगा कि मॉडल कैसा काम करेगा उस डेटा सेट पे। तुमने मतलब कोई सी भी मेथड लगा के कुछ भी कर दिया तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा अगर तुमने ढंग से विजुअलाइज नहीं किया डेटा को कि मॉडल काम क्यों नहीं कर रहा है, और तुम वही मॉडल को बार बार कुछ छोटे मोटे चेंज करके लगाते जाओगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल एक्यूरेसी पे। तो पहले वही है कि मतलब जैसे ऑर्डिनल डेटा है, तो अब यहाँ पे जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल को जैसे यहाँ पे 0 वैल्यू दी है, डिप्लोमा का 2 दिया, तो यहाँ पे पता है कि पीएचडी इज फार मतलब ग्रेटर देन हाई स्कूल, मतलब उसके बाद ही होती है, तो उसको हमने हाई वैल्यू दे दी, तो ये ऑर्डिनल डेटा है। अब नॉमिनल डेटा क्या हुआ कि जिनका एक दूसरे जैसे मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल का मतलब कोई इसमें तो ऐसा नहीं कि मेल सुपीरियर या फीमेल सुपीरियर है तो हम इसको कुछ भी वैल्यू दे देंगे, 0 1 या 1 2 जो भी देना है। तो ये एक दूसरा है कि नॉमिनल डेटा है। तो ऑर्डिनल और नॉमिनल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई गेस। अब ये है कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो सबसे पहला होता है लेबल इनकोडिंग या ऑर्डिनल इनकोडिंग। तो अब ये है कि लेबल इनकोडिंग मतलब वही कि तुमने अपने हिसाब से हर एक, जैसे अगर कम वो है फीचर्स कम मतलब कम, जैसे दो ही टाइप के हैं मतलब उसमें कैटेगोरिकल फीचर्स, कैटेगोरिकल वैल्यूज, तो तुमने उसको हार्ड कोड कर दिया कि भाई हाई स्कूल को 0 लेना है, मास्टर्स को 1 लेना है, डिप्लोमा का 2 लेना है, पीएचडी को 6 लेना है, एंड देन ऐसे। लेकिन और दूसरा तरीका होता है कि वन हॉट इनकोडिंग। सपोज करो कि एनिमल्स के 5 टाइप है, तो हमने क्या किया कि 5 नए कॉलम्स इंसर्ट कर दिए उस पूरे डेटा फ्रेम में, और इसको इसको हटा दिया, एनिमल्स जो फीचर है इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे कि जैसे डॉग है तो उसमें 1 कर देंगे, बाकी सारी जगहों में 0 कर देंगे, तो ये क्या बाइनरी कोड बन गया पूरा कि 0 1 0 0 0 रिप्रेजेंटिंग डॉग एंड 1 0 1 0 1 0 0 0 इज रिप्रेजेंटिंग कैट। सो सिंपली यही है कि, लेकिन इसका एक कॉन्स ये है कि सपोज करो कि अगर एनिमल्स में 30 या 35 कैटेगोरिकल टाइप्स होते, तो तुम 30 या 35 यहाँ पे कॉलम्स इंसर्ट कर देते तो डेटा सेट की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस केस में, और हो सकता है कि वेरिएंस या फिर उस पर भी इफेक्ट करता हो, क्योंकि वो तो इसको एज अ वैल्यू ही ले रहा है, उसको थोड़ी पता है कि यहाँ हम एक कैटेगोरिकल फीचर को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है। तो दो ही मेन है यहाँ पे कि अब वही डमी, एक और तरीका है डमी इनकोडिंग। तो डमी इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग में बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को 0 0 0 0 से कंपेयर मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब यहाँ पे जो भी वो पर्टिकुलर कैटेगोरिकल टाइप है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सबको 0 कर देते हैं। लेकिन इसमें डमी इनकोडिंग में क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर को हम 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये प्योरली वो है 2 की पावर में, जैसे हम बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही है कि इस पर्टिकुलर को 0 0 दे दिया, अगले वाले को 0 1 0 दे दिया, फिर 1 0 0 दे दिया, प्योरली बाइनरी कोडिंग जो होती है वही है। और हाँ, अब ये है कि डमी इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग का क्या कौन से। तो पहला तो मैंने बता ही दिया कि सपोज करो कि 30 डिफरेंट वैल्यूज है, तो तुम 30 डिफरेंट कॉलम्स वहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, तो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा डेटा सेट हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट हुआ और सपोज करो 30 40 कैटेगोरिकल टाइप्स हुए उस पर्टिकुलर फीचर में, और तुम 30 40 कैटेगोरिकल मतलब कॉलम्स अपेंड कर दिया डेटा सेट में, तो साइज बहुत बढ़ जाएगी डेटा सेट की। वही है, और बस यही था, और कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी तुम हार्ड कोड भी कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मेनली वन नॉट इनकोडिंग ही यूज करते हैं हम लोग डमी वेरिएबल बना के, क्योंकि इतने बड़े डेटा सेट से अभी हम डील करते नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो लेबल इनकोडिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि अगर तुम मतलब वन नॉट इनकोडिंग यूज करो। इतना ही है मेरे साइड से। ऋत्विक, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक मेरे पार्ट में, या फिर ऋत्विक पढ़ाएगा। कोई डाउट नहीं है? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। तो धीरज ने अभी जैसे बोला, मतलब कोई डेटा सेट अगर हम उठा रहे हैं डेटा साइंस करने के लिए, कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन जो नल वैल्यूज है ना उनको उनको पहले मतलब उनका इशू पहले सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। एसेंशियली मतलब पाइथन में हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए दो लाइब्रेरीज यूज करते हैं मोस्टली, एक मैटप्लॉटलिब और एक सीबॉर्न। तो पहले मैटप्लॉटलिब का देख लेते हैं। मैटप्लॉटलिब थोड़ा आसान है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
सो मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब एक्चुअली पाइथन का एक 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, जो काफी जगह यूज किया जाता है। तो हम मैटप्लॉटलिब में कुछ बेसिक विजुअलाइजेशंस देख लेते हैं पहले। ये पहले हम देख रहे हैं बार ग्राफ को, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स दिया हुआ है और कितने ऑर्डर्स है वो मेंशन्ड है। तो हम इनका मतलब बार ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये पहले देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है बार ग्राफ। सब लोग पढ़ा ही होगा बचपन में क्या होता है। ये एक्स और वाई के दो है, और इसमें मतलब नंबर ऑफ जो है वो प्लॉट हो रहे हैं। प्लॉटिंग के जो कोड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स है वो इसमें आ जाते हैं, और जो मतलब कैटेगरीज है वो इसमें आ जाता है। इसे हम यूज करते हैं देखने के लिए मतलब कौन सा कितने क्वांटिटी में है, कौन सा टाइप ऑफ डेटा कितने क्वांटिटी में है। यहाँ पे अगर लेबलिंग करना है तो plt.x लेबल x को लेबल करने के लिए करते हैं, और plt.y लेबल y को लेबल करने के लिए करते हैं। और बाकी अगर मैटप्लॉटलिब तुम लोग चालू कर रहे हो, कुछ भी करना हो, तो मैटप्लॉटलिब का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा तुम्हें। गूगल पे सर्च करोगे मैटप्लॉटलिब डॉक्यूमेंटेशन, उसमें सारे कोड्स मिल जाएंगे कैसे यूज करते। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बार ग्राफ का, वो हमेशा कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं, ये याद रखना। उसके बाद पाई चार्ट है। पाई चार्ट भी सब लोग देखे होंगे, मतलब परसेंटेज ऑफ शेयर कितना है उस कैटेगरी ऑफ डेटा के हिसाब से 360 डिग्री को डिवाइड कर देते, और उस हिसाब से प्लॉट कर देते। और उसमें जो लेबल्स है वो लेबल एक एरे में स्टोर कर देते हैं और उसे यूज करते हैं। उसका भी कोड तुम्हें मिल जाएगा, बाद में हम भेज भी देंगे। बॉक्स प्लॉट जैसे धीरज स्टार्टिंग में बता रहा था बॉक्स प्लॉट के बारे में। बॉक्स प्लॉट में क्या होता है? बॉक्स प्लॉट में ऐसे सारे जो कैटेगरीज होते हैं वो ऐसे प्लॉट हो जाते हैं। ये वाला तुम्हारा मीडियन मीडियन रहता है सबका। ये फर्स्ट क्वार्टाइल का होगा, और ये तुम्हारा थर्ड क्वार्टाइल का जो पॉइंट है वो रहता है। कोई भी जो आउटलायर्स होता है वो इससे बाहर आता है। ये जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। और ये जो दोनों पॉइंट्स है ये तुम्हारा Q3 +1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, और ये तुम्हारा Q1 -1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। और इन दोनों के बाहर जो भी आता है वो आउटलायर्स मान जाते हैं उनको। हिस्टोग्राम बार बार प्लॉट की जैसे ही होता है, लेकिन इसे हम कंटिन्यूअस प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे जैसे प्राइस हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस होता है, वैसे टाइप के इसमें यूज किया जाता है। ये फिर लाइन प्लॉट जो है वो ऐसे कंटिन्यूअस जो टाइप के जैसे हार्ट बीट होता है उसका ऐसे टाइप का ग्राफ आता है। या फिर तुम किसी का मंथली इनकम देख रहे हो कंटिन्यूअसली कैसे चेंज हो रहा है, उन टाइप ऑफ चीजों के लिए हम लोग ऐसे लाइन प्लॉट यूज करते हैं। सब में तुम्हारा ये एक्स लेवल और वाई लेवल से हम लोग दोनों सेट करते हैं कि क्या होगा। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको मतलब जो सेकंड राउंड में जाएंगे जो लोग, वो लोग प्रेजेंटेशन में ऐसे विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं अपने डेटा को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए। ये स्कैटर प्लॉट हो गया। स्कैटर प्लॉट से हम लोग देख सकते हैं मतलब सारे जो डेटा कैसे स्कैटर्ड है वो देखते हैं, कितने पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। इससे हम लोग आउटलायर्स भी चेक कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कौन से पॉइंट पे हाईएस्ट आ रहा है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है डेटा। ये सब देखने के लिए यूज कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट।
उसके बाद एक दूसरा लाइब्रेरी यूज किया जाता है सीबॉर्न। सीबॉर्न थोड़ा एडवांस्ड विजुअलाइजेशंस के लिए यूज होता है। सीबॉर्न में मतलब काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें होता है, जैसे यहाँ पे अभी दिखाते हैं स्कैटर प्लॉट भी। यहाँ पे इसका इंटरफेस और जो विजुअलाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा मतलब दिखने में काफी अच्छा होता है सीबॉर्न का। तो ये सीबॉर्न का स्कैटर प्लॉट हो गया। और भी दूसरे टाइप के, अगर तुम नॉर्मल स्कैटर प्लॉट में भी जो अलग अलग कैटेगरीज में अगर तुम डिवाइड करके ऐसे कलर वाइज प्लॉट करना चाहते हो तो तुम एसएनएस प्लॉट यूज कर सकते हो सीबॉर्न में। ऐसे अलग अलग कलर्स के प्लॉटिंग हो जाएगा। ऐसी और भी काफी सारे और प्लॉटिंग टेक्निक्स है जो सीबॉर्न में यूज कर सकते हैं। वो अगर तुम्हें एडवांस पढ़ना है तो तुम यूज कर सकते हो। उसके अभी तक किसी को कोई डाउट हुआ है? इन दोनों के बारे में तुम एक बार गूगल कर लोगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, सीबॉर्न डॉक्यूमेंटेशन और मैटप्लॉटलिब डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हें पूरा कोड मिल जाएगा और कोड हम भी भेज देंगे। अभी तक जो पढ़ा है किसी को डाउट है इसमें? जो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी कवर करेंगे वो है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मतलब काफी केस में जो साइज होता है, जैसे इसमें जो वेट का जो 10 पावर में जो साइज है वो प्राइस से काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब 10 टाइम्स बड़ा है। तो मशीन को लग सकता है लर्न करते वक्त कि वेट जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है, प्राइस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक्चुअल केस में ये होता नहीं है। तो इस चीज को मतलब इस इशू को आयरन आउट करने के लिए हम लोग स्केलिंग यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में जैसे मोज़ैक की वर्कशॉप में न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया होगा, वहां पे हम लोग स्केलिंग यूज करते हैं ताकि न्यूरल नेटवर्क जल्दी से कन्वर्ज कर जाए। उसके बाद वेरियस जो टाइप्स ऑफ स्केलिंग है उस पे आते। पहला वाला मिन मैक्स जो स्केलर है उसके बारे में बताते। इसमें हम जो वैल्यू है वो उससे मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करते हैं और मैक्स माइनस मिन से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो ये तो 0 के 1 के बीच में आ जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो -1 के 1 के बीच में आता है। जिस केस में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, आ, म, वो उस केस में मतलब जहाँ पे आउटलायर्स ज्यादा रहता है वहां पे दिक्कत कर सकता है। उस केस में हम मिन मैक्स स्केलर यूज नहीं करते। मतलब समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है ये। तो आउटलायर्स हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो वहां पे काफी इफेक्ट कर जाएगा, वहां पे हम मिन मैक्स स्केलर यूज नहीं करेंगे। सेकंड स्केलिंग टेक्निक जो यूज करते हैं हम, स्टैंडर्ड स्केलर। ये स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला है। ये हम मीन से सब ट्रैक करके स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर यूज कर सकते हैं। अगर डेटा पॉजिटिव है तो मिन मैक्स स्केलर जैसा ही काम करता है, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर। बाकी नेगेटिव है तो दूसरे तरीके से काम कर सकता है, नेगेटिव डेटा सेट में भी यूज कर सकते हैं इसे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्केलिंग टेक्निक है एक और, वो हम रोबस्ट स्केलिंग टेक्निक होता है। वो आउटलायर्स को हैंडल कर सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज को यूज करके हम स्केलिंग करते हैं।
ये इसका कोड भी हम बाद में भेज देंगे। स्केलिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, दो टेक्निक्स होते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमको समझना है अभी। नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं हम, 0 की 1 से बीच में जो डेटा है, मतलब 0 की 1 के बीच में लेके जाते हैं, जैसे मिन मैक्स स्केलिंग होता है वैसे टाइप का। और स्टैंडर्डाइजेशन में जो होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में हम दूसरा वाला जो टेक्निक पढ़े हैं वो यूज करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें मतलब हमारे काम का क्या चीज़ है, काम का चीज़ है हमें नॉर्मलाइज करना है या स्टैंडर्डाइज करना है। तो नॉर्मलाइज हम तब करते हैं जब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। स्टैंडर्डाइजेशन तब करते हैं जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। उसके लिए हम पहले मतलब प्लॉट करके देख लेंगे कैसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे हम लोग और देखेंगे कि ऐसे नॉर्मल बेल कर्व टाइप का आ रहा है तो स्टैंडर्डाइजेशन यूज करेंगे, एल्स हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे। हेलो भैया। हाँ हाँ हेलो। हाँ भैया, ये हाँ हाँ, गॉसियन प्लॉट क्या होता है? बस क्लियर नहीं। गॉसियन प्लॉट क्या होता है बता देता हूँ। जब इस तरीके का प्लॉटिंग आता है ना, उसे गॉसियन प्लॉट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है, तुम लोग बाद में पढ़ोगे, वो अभी जरूरत नहीं है। बस इस मतलब उसका शेप इस तरीके का आना चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो इस पॉइंट के अराउंड आएगा और 99.72% जो है वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में आ जाता है। उसे गॉसियन प्लॉट बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, मतलब जैसे इस तरीके का डेटा, ये देखो ऐसे जाके फिर ऐसे, मतलब जैसे तुम्हारी क्लास का जो मार्क्स होता है जनरली वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स एवरेज आता है। मतलब एवरेज मार्क्स जो होता है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये रेंज में लाई करता है। जो टॉपर्स होंगे वो यहाँ पे लाइक करेंगे और जो लोग मतलब खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे लाइक करते हैं। ऐसे चीज को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब नॉर्मल लाइफ में जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस डेटा सेट्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो तुम, ऐसे कोई मेडिकल डेटा सेट उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मेडिकल डेटा सेट में अगर मतलब कोई बीमारी हो रहा है तो ऐसे 95% लोग होगा जो लोग ऐसे, 95% नहीं 99% से ज्यादा लोग होगा जो लोग एक्चुअली ठीक है, उन्हें कुछ हुआ नहीं है, और 1% लोग होगा जिनको हो रहा है वो। तो नॉर्मल अगर हम मशीन में वही डेटा पुट करेंगे तो मशीन कैसे लर्न करेगा कि मेजॉरिटी केस में ये हो रहा है कि मतलब हो ही नहीं रहा है, तो मशीन मतलब ओवरलुक कर जाएगा जिन केसेस को वो हो रहा है उसमें। तो उसके लिए हमको मतलब इम्बैलेंस डेटा सेट को हैंडल करना पड़ेगा। और काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट का, जैसे मान लो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो रहा है। जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड लिए हो तुम, कुछ ही लोग होते हैं जो रिपे नहीं कर पाते, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग रिपे नहीं कर पाते कंपनी मतलब कंपनी को काफी लॉस करा जाता है, तो उस केस को कंसीडर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली अगर हम उसे डाल देंगे मॉडल में तो उसे वो ओवरलुक कर जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे इम्बैलेंस डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। पहले तो देख लेते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट दिखता कैसा है। अगर हम लोग बार प्लॉट करेंगे, अभी बताया बार प्लॉट क्या होता है, बार प्लॉट करेंगे तो ऐसे टाइप का आ जाएगा। देखो इसमें एक जो मतलब टाइप 1 है वो काफी कम है और जो टाइप 0 है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे टाइप के डेटा सेट्स को इम्बैलेंस डेटा सेट्स बोलते हैं। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज होते हैं, मतलब हम किस मेट्रिक से हम एक्यूरेसी
देख रहे हैं, अगर हम नॉर्मल एक्यूरेसी स्कोर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो फिर काफी केस में ऐसे आता है कि मतलब अनबैलेंस डेटा सेट में एक्यूरेसी स्कोर मिसलीडिंग हो सकता है। क्योंकि मान लो यहाँ पे जो 99% डेटा है ना वो जीरो है, टाइप जीरो है, और 1% डेटा है, मतलब अप्रोक्सीमेशन ले रहे वो टाइप वन है। ठीक है, और फिर मॉडल अगर प्रेडिक्ट कर रहा है 99% प्रेडिक्ट कर रहा है टाइप जीरो है, मतलब ये प्रेडिक्शन है कि 99% टाइप जीरो है, तो एक्यूरेसी दिखा देगा तुम्हारा 99%। और 1% वाला जो केस है उसको दिखा ही नहीं रहा है, उसमें सारे गलत आ रहे हैं, तो तुम्हारा एक्यूरेसी 99% ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एक्चुअली एक पूरा टाइप ऑफ डेटा जो है उसे ओवरलुक कर रहा है। तो इस केस में एक्यूरेसी मतलब जो मैट्रिक्स है जिससे हम एक्यूरेसी जज कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, तो हमें दूसरे मैट्रिक्स यूज करना चाहिए, जैसे हम आएंगे उसके बारे में। कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है एक, उसे यूज कर सकते हैं हम। इसमें प्लॉट होता है तुम्हारा एक्सपेक्टेड वर्सेस प्रेडिक्टेड का। जैसे इससे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्लास जीरो है और प्रेडिक्टेड भी क्लास जीरो है, तो ये दोनों सही है। एक्सपेक्टेड क्लास वन और प्रेडिक्टेड क्लास वन ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में जो है ना वो गलत होगा। एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम क्लास जीरो, आ रहा है क्लास वन, एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम क्लास वन, आ रहा है क्लास जीरो। इन दोनों, ये जो दोनों केस है, इन दोनों केस में हमें देखना है कि कहाँ दिक्कत आ रहा है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हम ये करते, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हम मैटप्लॉटलिब यूज करके प्लॉट करते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट है। उसके बाद सॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम को? सॉल्व करने के लिए हम काफी सारे रीसैम्पलिंग टेक्निक्स होता है, उसे यूज कर सकते हैं। रीसैम्पलिंग दो तरीके का होता है, एक होता है अंडर सैम्पलिंग और दूसरा होता है ओवर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज वाला कम है और ब्लू वाला ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, रैंडमली जो ब्लू वाला है उनमें से कुछ कुछ ब्लू वाले को सिलेक्ट करके दोनों को इक्वल कर देते हैं। और ओवर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो ऑरेंज वाला है ना, ये ऑरेंज वाला जो है, इसके ही ऐसे रैंडम कॉपीज बना के टोटल नंबर इससे इक्वल कर देते हैं। दोनों केस में देखो इक्वल हो जाता है। अंडर सैम्पलिंग हम तब यूज कर सकते हैं जब डेटा सेट काफी ज्यादा बड़ा हो, जब बहुत ज्यादा बड़ा हो। और ओवर सैम्पलिंग हम तब यूज कर सकते हैं जब एक का काफी छोटा हो और दूसरे का भी छोटा, मतलब बड़ा हो लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो कि अंडर सैम्पलिंग कर सके। ये यहाँ पे रैंडमली हम लोग ऐसे यहाँ पे ये दोनों क्लास के काउंट्स देख रहे हैं, ये क्लास वन क्लास टू इसके काउंट्स देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग रैंडमली टोटल नंबर ऑफ जो इसका जो नंबर है, इसका नंबर इससे इक्वल कर रहे हैं रैंडमली सिलेक्ट करके, और दूसरे में भी रैंडमली इसे कॉपी करके इसके नंबर से इक्वल कर रहे हैं। तो ऐसे करते हैं रैंडम अंडर सैम्पलिंग और रैंडम ओवर सैम्पलिंग। और एक एडवांस टेक्निक होता है पाइथन इम्बैलेंस लर्न मॉड्यूल, इमलर्न बोलते हैं उसे, उसके बारे में दिखाते। ये ये एक अंडर सैम्पलिंग का एक टेक्निक होता है, इसे हम टोमेक लिंक्स बोलते हैं। टोमेक लिंक्स क्या होता है, ये देखो यहाँ पे काफी सिमिलर टाइप ऑफ जो डेटा होता है, जैसे ये टाइप वन है, ये टाइप टू है, ये दोनों जो डेटा है ये काफी सिमिलर है, आसपास है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी है उसमें से, जैसे यहाँ पे ब्लू मेजॉरिटी है, तो हम जो पास वाले डेटा है मतलब एकदम ऑपोजिट टाइप के आ रहे हैं, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, मतलब ब्लू वाले को हटा के सिर्फ ऑरेंज वाला रख देते, तो दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है और आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। अंडर सैम्पलिंग में जैसे यहाँ पे रैंडम अंडर सैम्पलिंग में प्रॉब्लम होता है कि रैंडमली अगर हम करते हैं अंडर सैम्पलिंग,
रैंडमली अगर हम अंडर सैम्पलिंग करते तो कहीं से भी उठा लेते, तो उसको मतलब तो उससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा में भी मिस हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते, एक स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर सकते। ये स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर सकते और जो सारे पॉइंट्स है उन उन पॉइंट्स के एक एक क्लस्टर्स बन जाते, उस क्लस्टर से कोई एक पॉइंट उठाते, तो उससे अंडर सैम्पलिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे काफी सारे क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स है, उनमें से हम कुछ पॉइंट से उठा के डाल रहे हैं। अगर रैंडमली करते तो मे बी सिर्फ ये इसे उठा लेता, इसे उठा लेता या सिर्फ इसे उठा लेता, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर बना के कर रहे हैं तो ऐसे कुछ अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। और फिर इन दोनों इन मतलब इन सारे टेक्निक्स का ही हम कॉम्बिनेशन यूज करके मतलब रियल लाइफ में यूज करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, अंडर सैम्पलिंग ओवर सैम्पलिंग में हम लोग सिंथेटिक डेटा ऑगमेंट ऑगमेंट करते हैं, मतलब सिंथेटिकली हम डेटा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला प्लॉट देखो, इसमें ये मेजॉरिटी क्लास है, ये माइनॉरिटी क्लास है, ठीक है। तो इसके डेटा पॉइंट्स काफी कम है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनके जो पॉइंट्स है इसके बीच में लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और उन पॉइंट्स में से कोई रैंडम पॉइंट्स उठा रहे, मतलब के डिस्टेंस में कोई रैंडम पॉइंट्स उठा रहे और उनको एज अ न्यू डेटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंथेटिकली न्यू डेटा जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे डेटा नहीं है। तो इसमें काफी दिक्कत हो जाता है। एक तो इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट बना सकता है तुम्हारे मॉडल को। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम कभी कभी बॉर्डर लाइन यूज करते हैं। बॉर्डर लाइन में हम सिर्फ जो मतलब दूसरे डेटा सेट के मतलब दूसरे डेटा टाइप के बॉर्डर में जो आते हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स पे हम लोग ऐसे नए मतलब नए डेटा जनरेट करते हैं। ये देखो यहाँ पे जो बॉर्डर वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ न कोई नया जनरेट नहीं हो रहा है डेटा, सिर्फ जो बॉर्डर पॉइंट्स है वहां पे बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरेट हो रहा है। दूसरा एक होता है एसवीएम स्मॉट। एसवीएम स्मॉट हम जब एसवीएम डिस्कस करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। और स्मॉट को काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, मतलब डेटा सेट इम्बैलेंस, इसके इन सब का मिक्सचर यूज करना बेस्ट रहता है। अंडर सैम्पलिंग भी करना होता है। ये ओवर सैम्पलिंग के लिए स्मॉट यूज कर सकते हैं, ओवर सैम्पलिंग हो जाएगा। फिर इन पॉइंट्स को हटा सकते हैं, अ, दिखाते हैं अभी। फिर उसके बाद अंडर सैम्पलिंग कर सकते हैं मेजॉरिटी क्लास का क्लस्टर्स बना के। उसके बाद जो टोमेक लिंक्स होता है, टोमेक लिंक्स को हटा सकते हैं, तो उसके बाद लगभग तुम्हारा डेटा बैलेंस्ड हो जाता है। और डेटा बैलेंस्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद काफी अच्छे आउटपुट आ सकता है मॉडल से। तो अभी तक जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट? लास्ट टॉपिक है वो बता देते। कभी कभी हमारे पास सारे फीचर्स ज्यादा अवेलेबल होते नहीं है, तो हमें खुद से नए फीचर्स बनाने पड़ते हैं। तो उन टेक्निक्स को हम फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम नए फीचर्स इंजीनियर करते हैं। इसमें पहला वाला जो पॉइंट धीरज ने कवर कर दिया है, जो नैन वैल्यूज है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला भी कवर्ड हो गया है, आउटलायर्स को हैंडल करना। तीसरा वाला जो बिनिंग है वो बेसिकली तुम्हारा अंडर अंडर सैम्पलिंग ओवर सैम्पलिंग वाले पार्ट को कवर करके नया डेटा जनरेट करना दिखा रहे हैं।
यहाँ पे ये भी बता दिया है, जहाँ पे डेटा स्क्यूड रहता है वहां पे लॉग ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते। वन हॉट एनकोडिंग भी कवर्ड हो गया है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग ऑपरेशन। हम जो कैटेगरिकल डेटा है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन सिटीज है, तो हम तीन सिटीज को अलग अलग तरीके से ग्रुप्स बना सकते हैं। तीनों सिटीज के ग्रुप्स में यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 कितने बार गया है, तो उस हिसाब से ग्रुप मतलब अलग अलग अगर ग्रुप्स बना देते तो नए फीचर्स उससे भी जनरेट होता है। उसके अलावा तुम अगर मतलब कोई डेटा को हैंडल करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा और उससे भी नए डेटा मतलब नए फीचर्स तुम्हारे बन रहे होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो काम में आता है वो है डेट। डेट जो है, डेट को हम ऐसे इस फॉर्मेट में अगर है डेट, तो उससे हम काफी सारी चीजें, डेट और टाइम है तो काफी सारी चीजें उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें कौन सा डे है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, उसे हम अलग कैटेगरिकल डेटा में डिवाइड मतलब कर सकते हैं। मंथ मंथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, वो सब भी देख सकते हैं उससे। उसके अलावा कोई एबनॉर्मल ईयर है तो उसे भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा 2020 में काफी सारी चीजें चेंज हुआ तो वो डेटा को काफी इम्पैक्ट कर सकता है, आउटलायर हो सकता है 2020, तो हम उसे हटा देते हैं। उसके अलावा हॉलीडेज को हटा सकते हैं। ऐसे काफी सारी चीजें देख सकते हैं। टाइम में हम देख सकते हैं तुम्हारा आफ्टरनून चल रहा है, इवनिंग चल रहा है, इसे ऐसे तरीके से भी हम नए फीचर्स जनरेट कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ डाउट है अभी तक जो बताया उसने? कोई डाउट है किसी को? सब समझ में आया? लिंक्स भेज देंगे हम लोग। सब लोग है मीटिंग में या छोड़ के चले गए? माइक अनम्यूट करके पूछने में दिक्कत है तो चैट में लिख देना इफ यू हैव एनी डाउट्स। अभी क्लियर कर लेना, बाद में यू वोंट हैव टाइम। एक इम्पॉर्टेंट चीज, डेटा साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट कंपटीशन के टाइम बहुत जरूरी होता है। सीपी में जैसे तुम्हारा 2 घंटे में हो गया सब खत्म, डेटा साइंस कंपटीशन तुम्हारा 2 दिन 3 दिन तक चलते, तो तुम्हें कंटिन्यूअस एफर्ट्स देते रहना होगा ताकि कोई तुमसे आगे ना चला जाए। मतलब रेजिलियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दे तो इट्स लाइक डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड T20। किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक? सब समझ में आ गया या फिर सब सो रहे हो? या फिर बता दो यार। कोई नहीं है, चलो ठीक है।